जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से यूट्यूब मंच पे आपका। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि 2024 के लिए आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो शांतिपूर्वक आप बने रहें। जीके की जो क्लास है, इस क्लास में आपको पेपर में 15 के 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आर्मी क्लास में। तो प्रश्न में क्या देगा कि पूर्व का वेनिस या अरब सागर की रानी किसको बोलते हैं? कोचिन को। एक बार और देख लेते हैं कि असम की राजधानी क्या है। और ये और बता दो लास्ट मुझे, पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो बीच वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? और कोर में सर्वाधिक धातु कौन सी होती है? ऑक्सीजन बोलता हूं। आप ऑक्सीजन या लोहा, ऑप्शन दो है। जबकि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसको बोलते हैं भूप्रपटी यानी कि करस्ट। उसमें सबसे मात्रा में ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। धातु बोले तो धातु एल्यूमिनियम। सिलिकॉन आपका उपधातु यानी कि दूसरा तत्व, वो बताओगे। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिए गए कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। तो दो चार बातें साथ में लिखते चलना सभी विद्यार्थी, कॉपी निकाल लो। एक तो सबसे पहले लिखना कर मत दो, कर मत दो। तो यानी कि कौन से व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि कर मत दो? तो याद रखना सरदार। साथ साथ लिखता है भाई, लिखना है भाई सब सभी को लिखना है दो चार बातें। ये कर मत दो सरदार वल्लभ वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन कहाँ है? ये तो नारा है। कर मत दो, इसका उत्तर लिखना, आदमी बताना है। ये नहीं लिखना आपको, जो एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं वो। अगली बात याद रखना, संपूर्ण संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति का नारा पूछे तो क्या बताओगे? जयप्रकाश। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक आएगा नहीं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व विश्व तिरंगा प्यारा। तिरंगा यानी कि इसके ब्रैकेट में लिख देना, यानी कि प्रसिद्ध राष्ट्रीय यानी कि ध्वज। ध्वज जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा है? श्याम श्याम लाल लाल गुप्ता पार्षद। एक नारा और बताइए, जय जगत का नारा किसके द्वारा दिया गया? जय जगत। भारत का पहला रेमन मैक्सेस पुरस्कार विजेता जय जगत। हाँ, आचार्य नहीं, आचार्य विनोबा विनोबा भावे। एक याद रखना भैया, जय हिंद का नारा, जय हिंद और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। अरे फिर बोलोगे गुरुजी पेपर में आता नहीं है ये। ध्यान दे के सुन लो, बस सुनने वाला काम तो करना है। जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। ये नारा जो कोई बता देगा बहुत बढ़िया है। इनकलाब का नारा, मैंने बोला खाली इनकलाब। और एक आएगा सारे सारे जहां जहां से अच्छा। ये दोनों आपको ध्यान देने हैं, ये दोनों नारे। मोहम्मद मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल इकबाल याद रखना। एक आएगा आपके सामने इनकलाब। हाँ वेरी गुड राहुल, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये नारा दिया गया भैया आपके भगत, वेरी गुड, शहीद ए आजम यानी कि भगत सिंह के द्वारा। एक लास्ट और बता दो मुझे, मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबुक में कील का शासन करेगा या कील का प्रहार करेगा? लाला लाजपत राय। और पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग बाल गंगाधर तिलक ने नहीं, पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और याद रखना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बता दो, इसका उपनाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम? लोकमान्य।
स्वराज्य विधेयक दिया था, उसमें संविधान की मांग रखी थी, संविधान के बारे में बोला था इसने। तो लोकमान्य किसका नाम है? बाल गंगाधर। कई बार इसकी एक पुस्तक पूछी जाती है कि इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए, तो याद रखना गीता, नहीं गीता रहस्य। पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। और बाल गंगाधर तिलक ने सन 1916 के अंदर एक पुणे में एक दल बनाया था, पुणे के अंदर, उस दल का नाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है, एक दल बनाया था, एक लीग बनाया जाता है, जिसे बोलते हैं होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये कब की गई थी? अप्रैल 1916 में। जबकि याद रखना एनी बिसेंट के द्वारा भी होम रूल की स्थापना की जाती है सितंबर 1916 के अंदर। और कहां पे की जाती है? मद्रास में। तो अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि मद्रास में होम रूल की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की। तो होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किसने की? एनी बिसेंट ने। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा व्यक्ति देश का पहला शिक्षा मंत्री बना था? देश का पहला शिक्षा मंत्री बना था। पियो तो पी ले, ले ले। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा। कौन है भैया? दोस्तों कौन है? बाल गंगा, ये तो फैल है, आप ध्यान दो। बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? गीता रहस्य। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन से लीग की स्थापना की है? और होम रूल की स्थापना कहां पे की है? कभी भी प्रश्न आ जाए कि भारत में दूसरा होम रूल की स्थापना कहां पर की गई है, और मद्रास में किसने की है, ठीक ना। और कई बार प्रश्न आता है कि एनी बिसेंट का उपनाम बताइए। एनी बिसेंट का उपनाम बसंत, बसंत माता। तो बसंत माता किस व्यक्ति को कहा जाता है? एनी बिसेंट को कहा जाता है। और लोकमान्य किसको कहा जाता है? प्रशांत बाल गंगाधर तिलक को। और यह बात किसने बोली थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो? महात्मा गांधी ने। और एक प्रश्न आएगा कि करो या मरो? महात्मा गांधी के द्वारा। और एक प्रश्न आएगा आपके सामने कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, जय जवान जय विज्ञान जय किसान अटल बिहारी। और जय जवान जय किसान आ जाए तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। मैं चौकीदार हूं, ये वचन भी किसका है? नरेंद्र मोदी का। अगले प्रश्न पे देखिए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो हमारे देश का पहला राष्ट्रपति अगर मैं पूछूं तो कौन बना था, तो याद रखना डॉक्टर, लिखते चलना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारे देश का दूसरा जो राष्ट्रपति बना था उसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिख लो भाई साहब, देश का प्रशांत टेंट मारे गए, लिख ले फिर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और नंबर तीसरे का जवाब आएगा आपके भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसने बोला है कि देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बताइए, तो आप क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन हमारे देश का राष्ट्रपति बना था 13 मई 1967 से लेकर आपके 3 मई 1969। हमारे देश का वह राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान सबसे पहले मृत्यु, पहला कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो मृत्यु वाला भी राष्ट्रपति पूछे तो क्या बोलोगे? डॉक्टर। हमारे देश का तीसरा राष्ट्रपति बोले तो क्या बताओगे आप? जाकिर हुसैन। मुस्लिम नहीं, देश का तीसरा राष्ट्रपति बोले तो। और देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बोले तो? हमारे देश का पहला राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान इसकी मृत्यु हो रही है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। नंबर 4 की अगर बात करूं तो देश का चौथा राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी। हमारे देश का
चौथे नंबर का राष्ट्रपति कौन था? वीवी। और नंबर 5 का जो राष्ट्रपति था उसका नाम क्या था? याद रखना आपके फकरुद्दीन अली। नंबर 6 का याद रखना नीलम संजीव रेड्डी। इसका एक पर्सन आता है आपके सामने, हमारे देश का पहला निर्विरोध राष्ट्रपति। निर्विरोध की अगर बात करें तो देश का पहला निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। और कई बार प्रश्न आता है कि देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति बोले तो आपको बताना है वीवी गिरी। नंबर 7 की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि नाम से पता चलेगा आपको। ज्ञानी जेल सिंह, हमारे देश का पहला सिख राष्ट्रपति। तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर नहीं लगाना, ज्ञानी जेल सिंह। और 8वें नंबर का जो राष्ट्रपति है वो बता दो भैया कौन है? तो याद रखना आर वेंकट रमन याद रखना है। और नंबर 9 का जो राष्ट्रपति है उसका नाम है डॉक्टर शंकर दयाल। वेरी गुड, एक्सीलेंट, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और नंबर ये वाला इंपॉर्टेंट है 10वें नंबर का। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं, क्योंकि ये नाम से पता चलेगा आपको। इसका नाम है के आर नारायणन। ये हमारे देश का पहला दलित वर्ग। तो हमारे देश का पहला दलित यानी कि एससी समुदाय से, निम्न वर्ग से जो चुना गया था वो कौन था? के.आर. नारायण। देश का पहला दलित यानी कि एससी समुदाय से, केरल का व्यक्ति था ये। दलित का मतलब समझते हो क्या? एससी एसटी कोटा होता है ना, एससी एसटी। तो एससी से बनने वाला कौन था? के.आर. नारायण। याद रख लोगे? इधर देख ले भाई, के.आर. नारायण हो गए। उसके बाद में 11 नंबर की अगर बात करें तो याद रखना एपीजे अब्दुल। और उसके बाद में नंबर 12 का तो याद रखना प्रतिभा पाटिल। और उसके बाद में अगर देखें तो नंबर 13 का, तो 13 का आएगा प्रणब मुखर्जी। और नंबर 14 नंबर का जो राष्ट्रपति है उसका नाम भैया याद रखना रामनाथ कोविंद। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री है। और नंबर 15वें का जो वर्तमान का है ये इंपॉर्टेंट है भाई, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एक बात बताइए, इस द्रौपदी मुर्मू ये कौन से समुदाय से राष्ट्रपति हैं? एसटी समुदाय से। हमारे देश का दूसरा दलित राष्ट्रपति, दलित वर्ग से नहीं, सीधा पर्सन आ गया। हमारे देश का दूसरा दलित राष्ट्रपति बताइए, तो बताओगे द्रौपदी मुर्मू। हाँ, अगर पर्सन आ जाएगा पहली दलित वर्ग से महिला राष्ट्रपति, तब बोलोगे द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। और अगर प्रश्न आ जाए इन राष्ट्रपति में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है भैया? सबसे ज्यादा राष्ट्रपति का कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल यानी कि 1950 से लेकर आपके 1962 तक रहता है। और नाम आता है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक छोटा सा प्रश्न बताओगे, इनमें से कितने व्यक्ति मुस्लिम वर्ग से हैं? इनमें से कितने व्यक्ति राष्ट्रपति मुस्लिम वर्ग से चुने गए हैं दोस्तों? 2 है, एपीजे अब्दुल कलाम मत बताना आप। एक तो याद रखना आपके फकरुद्दीन अली अहमद, और एक याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोनों ये मुस्लिम जो राष्ट्रपति है, ये कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हुई थी। एपीजे अब्दुल कलाम भी आपके मुस्लिम वर्ग से। कितने हो गए आपके? 3 हो गए, लेकिन 2 आपको कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हुई? मृत्यु। तो ऐसे, हाँ कोई नहीं, वैसे 3 आपके। कार्यकाल के दौरान कितने राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है? एक का नाम आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक का नाम है फकरुद्दीन अली अहमद।
इनमें से इतना बता दे प्रशांत, देश का पहला सिख प्रधानमंत्री कौन है? मैंने प्रधानमंत्री बोला है, ये तो प्रश्न में राष्ट्रपति है। गुरुजी इन ऑप्शन में कोई प्रधानमंत्री का तो नाम नहीं है, लेकिन वैसे प्रधानमंत्री था, चुपचाप रहता था, एक प्रकार का सोनिया गांधी का कठपुतली बोलते थे उसको, पगड़ी बांधता था सर पे। और हमारे आरबीआई का गवर्नर भी रहे मनमोहन सिंह। हमारे देश का पहला सिख समुदाय का प्रधानमंत्री बोले तो मनमोहन सिंह, सिख राष्ट्रपति बोले तो आपको क्या बताना है ज्ञानी? जेल सिंह। एक छोटी सी बात और बता दो, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? कितनी होती है भाई साहब? खड़े हो जाओ, बनवारी खड़े हो जाओ, बड़े पीछे बैठ जाओ। शिवनाथ तू कौन पढ़ने दे मंदिर क्यों डोल? 25। खड़े हो जाइए ना, बैठ जा पीछे। तो तू 25 क्यों बता रहे? कितनी बार बता दे तुझे 35 होती है राष्ट्रपति बनने की आयु? ये बता तू मुझे, कार्यकाल कितना है राष्ट्रपति का? मेरी गलती होगी, मैं राष्ट्रपति कौन पूछा, प्रधानमंत्री पूछा। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 है। अब कुछ भी पूछा, छोड़ो उसको तो, बात को। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगले प्रश्न को देखिए, युआन किस देश की मुद्रा का नाम है? युआन करेंसी का नाम भैया। वो कह रहा है जापान का। हे भगवान, के कर लिया टाबरंगो। जापान की मुद्रा का नाम, इस प्रकार की मुद्रा, इसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और एक इस प्रकार की जो मुद्रा मिलेगी उसका नाम क्या है? पाउंड। क्या नाम है? और पाउंड किसकी है? इंडोनेशिया की रूपा है। और एक इस प्रकार की जो मुद्रा मिलेगी उसका नाम क्या है? यूरो। क्या नाम है? और यूरो चलती आपके जैसे जर्मनी देश हो गया, यूरोप के देशों में। और एक इस प्रकार की मुद्रा मिलेगी उसका नाम क्या है? डॉलर। वेरी गुड, डॉलर। और डॉलर कहां की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद में आपके सिंगापुर की, और एक याद रखना न्यूजीलैंड की, और एक याद रखना आपके कनाडा। एक और बता दो मुझे आप, युआन कहां की है भैया? और मलेशिया की है रिंगिट। रिंगिट मुद्रा कहां की है? मलेशिया की। इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रूपा। क्या नाम है? तो एक बात बताइए मुझे, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंका। और एक याद रखना बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। और एक याद रखना म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? कयात। क्या नाम है? कयात। तो एक बात बताइए मुझे आप, कि जो पाकिस्तान की मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो उसका भी नाम क्या है? पाकिस्तानी रुपा। और जो अफगानिस्तान है उसकी मुद्रा का भी नाम क्या है? अफगानी रुपया। अफगानी। जापान के ऊपर बता तो दी, बस नाम आगे ये लगता है, भारतीय रुपा और अफगानी रुपा। वैसे भारतीय रुपए का सिंबल क्या है? अब रुपए का सिंबल अपना देश का है। हाँ, गिरावट मिल सकती है, जैसे 10 रुपए, वो 10 रुपए अलग अलग मिलेगी, उतार चढ़ाव वो उनकी आर्थिक स्थिति के देखा जाता है, उनकी जीडीपी के अनुसार तय होता है कितना इनका मूल्य होगा। वो अंतरराष्ट्रीय आपके मॉनेटरी फंड करता है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये डिसाइड करते हैं इस मूल्य का कितना रुपया मिलेगा। डॉलर का कितना होता है, जैसे उतार चढ़ाव मिलता है, वर्तमान में 83 है, 84 है। हे भगवान। आगे देखिए, कराची किस नदी के किनारे बसा शहर है? कराची। एक बात बताइए, कराची है क्या चीज? कराची। अगर मैं बात बोलूं, कराची एक प्रकार की क्या है? राजधानी है। कराची क्या है? राजधानी है। और ये राजधानी किसकी है भैया? तो याद रखना सिंध प्रांत की। किसकी है? सिंध प्रांत। हाँ, देखो पाकिस्तान के अंदर राज्य ना बोलकर क्या बोलते हैं? दो सुन ले, पाकिस्तान के अंदर कितने प्रांत है? 13 प्रांत से पाकिस्तान के 2 प्रांत भारत की ओर लगते हैं। एक का नाम तो आता है पंजाब प्रांत। क्या नाम आता है? और एक प्रांत का नाम आता है आपके सिंध। क्या नाम आता है? तो यानी कि पाकिस्तान के कितने राज्य भारत से लगे हैं? जबकि भारत के राज्य बोलूं तो एक गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और लद्दाख हो गया। तो कितने राज्य क्षेत्र लगे हैं? लेकिन पाकिस्तान के कितने लगे हैं? 2 में से कई बार प्रश्न आता है कि पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी का नाम क्या है?
तो आप क्या बोलोगे? लाहौर। जबकि सिंध प्रांत की राजधानी का नाम क्या है? और कराची किस नदी के किनारे है? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे आप, जो पेरिस सुना है आपने? पेरिस, पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस में बहुत सुंदर सुंदर देखने को सीन मिलते हैं, सीन नदी के किनारे। एक अमेरिका का शहर पड़ता है जिसका नाम है न्यूयॉर्क। क्या नाम है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, हडसन नदी। किसके किनारे? एक ऑस्ट्रेलिया का शहर है जिसका नाम है सिडनी। क्या नाम है भैया? सिडनी। और सिडनी किसके किनारे है? डार्लिंग। तो किस नदी के किनारे है? डार्लिंग नदी के किनारे। तो डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर है? सिडनी। और एक मिलेगा आपको भैया रोम शहर। कौन सा शहर है? रोम। ये याद रखना, टाइबर। किस नदी के किनारे भैया? टाइबर नदी के किनारे। एक शहर मिलेगा आपको ले शहर। कौन सा भैया? और ये पड़ता है आपके सिंधु के किनारे। और एक मिलेगा आपको श्रीनगर, श्रीनगर शहर। ये याद रखना, झेलम के किनारे। किसके किनारे? झेलम के किनारे। और एक मिलेगा आपको कटक शहर, कटक। याद रखना, महानदी। कौन सी नदी भैया? और ये उड़ीसा के अंदर है। एक मिलेगा आपको नासिक शहर। कौन सा? नासिक। और ये पड़ता है गोदावरी। और एक शहर मिलेगा आपको कानपुर, कानपुर। तो याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में किसके किनारे? और एक शहर मिलेगा आपको कोलकाता, कोलकाता। और कोलकाता पड़ता आपके हुगली के किनारे। किसके किनारे? और एक शहर मिलेगा आपको विजयवाड़ा। क्या मिलेगा? विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। और ये विजयवाड़ा पड़ेगा आपके सामने कृष्णा नदी। और एक मिलेगा विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर। ये आएगा आपके तुंग भद्रा, तुंग भद्रा के किनारे। किसके किनारे? तुंग भद्रा के किनारे। एक शहर मिलेगा आपको हैदराबाद। हैदराबाद में मेरी मौसी रहती है। मौसी नहीं, मूसी नदी। कौन सी नदी भैया? मूसी। और एक शहर मिलेगा आपके सामने आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री। हाँ, राजमुंद्री पड़ता है आपके गोदावरी के किनारे। ये शहर बताइए मुझे, डिब्रूगढ़ किसके किनारे है? डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ देश की पहली तेल रिफाइनरी थी, असम में पड़ता है ये शहर। किसके किनारे राजवीर भाई? असम में साबरमती कद होने लग गई, गुजरात में साबरमती। युवराज? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में बताइए मुझे जमशेदपुर। सवर्ण, सवर्ण रेखा, सवर्ण रेखा। एक और बता दो मुझे आप, दिल्ली शहर। यमुना किसके किनारे? यमुना। कर दोगे यमुना? कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा शहर और बता दो मुझे, आगरा। और एक लेटेस्ट में प्रसिद्ध है अयोध्या। सरयू। और आगरा किसके किनारे है? और एक और बता दो, मथुरा। किसके किनारे भाई? यमुना। मूरे और डार्लिंग। देखो, मूरे नदी है, डार्लिंग उसकी सहायक नदी है। जो वर्ल्ड का या कराची याद रख लोगे? पेरिस कहां पड़ता है भैया आपके? नहीं, पेरिस पड़ता कहां है? और पेरिस की एक जो ऊंची मीनार है उसका नाम क्या है? पेरिस की जो सबसे ऊंची मीनार है, एफिल, एफिल। कई बार ये प्रश्न आता है कि एफिल टावर की हाइट बता दो, तो याद रखना 324 मीटर। कितनी है भैया? एक दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। नहीं, बुर्ज। दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत है, वैसे दुनिया की सबसे जो ऊंची
मीनार की अगर बात करें तो कौन सी आती है? कुतुब मीनार, जो 72 मीटर कहां पड़ती है आपके? दिल्ली में। तो इसकी हाइट अगर बात करें तो आपको याद रखना है 828 मीटर। एक भारत की सबसे ऊंची इमारत है, एक मूर्ति बनी हुई भारत की, और उस मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये कितने मीटर आपके? 100। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में लौह पुरुष किसको बोलते हैं? एक बात बताइए, इन नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड। इनमें सभी में सबसे लंबी नदी कौन सी भैया आपके? भारत की दृष्टि से कौन सी भैया आपके? गंगा नदी। और अगर मैं बात करूं इनमें से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भारत की? यमुना। तो एक बात बताइए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी के किनारे एक शहर याद रखना, इजिप्ट। कौन सा भैया? इजिप्ट। हाँ मिस। नदियों का देश किसको बोलते हैं? नदियों का देश, नदियों का देश कहा जाता है आपके। और आपसे प्रश्न आएगा, नहरों का देश कौन सा है? और झीलों का देश आता है राहुल, स्विट्जरलैंड नहीं, फिनलैंड। नहरों का देश बांग्लादेश, नदियों का देश पाकिस्तान, और झीलों का देश फिनलैंड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं, नदियों का, सॉरी उल्टा बता दिया क्या मैंने? नदियों का देश बोले तो आपको बांग्लादेश बताना है, और जबकि नहरों का देश बोले तो पाकिस्तान। नहर ज्यादा सिंधु नदी से निकाली गई है। वह कौन सी रेखा है जो धरती को दो बराबर भागों में बांटती है? देखो, धरती का मतलब आपके क्या है? ग्लोब। क्या भैया? और ग्लोब के बीचों बीच की रेखा पूछ रहा है। बीचों बीच की रेखा का नाम क्या आपके? तो याद रखना, भूमध्य। क्या नाम भैया? अब एक बात बता दो मुझे, इस भूमध्य का दूसरा नाम क्या है? विषुवत। अब एक छोटा सा प्रश्न बताना मुझे, अगर विषुवत रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे सीधा पड़ता है, एक तो पड़ता है आपके 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे पृथ्वी के कौन सी जगह या कौन से देशों के दिन रात बराबर होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं, बराबर। तो याद रखना आपके भूमध्य रेखा पे। किस पे भैया? अगर मैं आपसे प्रश्न बोल दूं कि पृथ्वी के आधे ऊपर का जो गोला है, ग्लोब का ऊपर का गोला, इसको हम क्या बोलते हैं? याद रखना। और नीचे के गोलार्ध को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अगर प्रश्न आ जाए उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन, बड़ा दिन, वेरी गुड, 21 जून। लेकिन प्रश्न आ जाए दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का, तो याद रखना 22 है। और ये 22 दिसंबर अपना क्या मिलेगा आपको? ये 22 दिसंबर। और जो यहां पर बड़ा है वो यहां पे क्या होगा? तो यहां का छोटा बोले तो आपको बताना 21 जून। एक छोटा सा प्रश्न बता बनवारी मुझे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? अब आपको इतना पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ऊपर आता है या नीचे आता है? ऑस्ट्रेलिया यहां पे आता है। कहां आता है? अब बता दे, ऑस्ट्रेलिया का बड़ा दिन कौन सा है बनवारी? 21 या 22? कोशिश करो बनवारी। फोकस, कैमरामैन फोकस करिए। बटो न्यू देखा जाए, ये यूपीएससी के होल के अंदर जा रहे हो और इंटरव्यू देवे। बता दे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। कौन सा भैया? अब एक बात बताइए मुझे, जापान का सबसे बड़ा दिन कब होगा? जापान का सबसे बड़ा दिन, जापान का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? जापान आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में जो कर्क रेखा के ऊपर ही है ये, तो आपका क्या मिलेगा? 21 जून। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है। तो इसका प्रश्न क्या मिलेगा आपको? भूमध्य रेखा। और ये एक, इसमें से एक बात बता दो मुझे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक बात बताइए, जो कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से? राज्यों से, 8 राज्यों से। और जो आपकी मकर रेखा है, इस मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 2 बार काटने वाली, काटने वाली नदी। है, है लिम्पोपो। और अगर प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी,
गुरुजी आपकी बात कुछ समझ में नहीं आ रही, कर क्या रहे हो आप? ये देखो, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत है, ये कर्क रेखा कौन सी है? ये ग्लोब पर खींची गई है हमें लोकेशन जानने के लिए। यहां से एक नदी चली और इस प्रकार आके गिर गई, तो यानी कि ये नदी कौन सी है? माही नदी। तो एक बार यहां काट दिया और दूसरी बार यहां काट दिया, तो यानी कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? उसी प्रकार से एक भूमध्य रेखा है जो अफ्रीका के अंदर एक नदी बहती है, इसका नाम है कांगो। क्या नाम है इसका? जो प्राचीन नाम है, इसका नाम प्राचीन नाम पूछे तो आपसे जायरे। क्या बताओगे? तो कांगो नदी या जायरे नदी किस रेखा को दो बार काटती है? हाँ, 0 डिग्री। क्या बताओगे इसका आप? अक्षांश। ये कौन सी अक्षांश है? 0 डिग्री अक्षांश। और ये पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश है और नीचे वाली है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब छोटा सा प्रश्न बता दो, अगर आपको ग्लोब पर इस प्रकार की रेखाएं मिले, किस प्रकार की? इस प्रकार की, इनको क्षैतिज रेखाएं बोलते हैं। तो ये क्षैतिज रेखाएं कौन सी, क्या कहलाती है? आपके अक्षांश। और जो किसी ध्रुव से ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखाएं इस प्रकार है, तो वो कहलाते हैं देशांतर। देशांतर होते हैं 360, जबकि अक्षांश कितने होते हैं? अक्षांश, अगर आपसे अक्षांश बोले तो 181, और अक्षांश रेखा बोले तो दो कम कर देना, 179। अब दो कम कैसे करें? जो एक आपके 90 डिग्री पे बनती है और एक नीचे 90 डिग्री पे, ये आपके अक्षांश जरूर है, लेकिन अक्षांश है, अक्षांश क्या नहीं है ये? तो रेखा बोले तो कितनी बताओगे? 179। और अक्षांशों की संख्या बोले तो कितनी बताओगे? तो सुरेश भाई खड़ा हो, इसमें से ये बता दे गुरुजी सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? कोई नहीं बोलेगा सुरेश। सबसे बड़ा अक्षांश ऊपर ही ऊपर मिलेगा गुरुजी, ऊपर से थोड़ा नीचे मिलेगा, या बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा? सुरेश, लाइन कौन सी बड़ी दिख रही है इसमें तेरे को? बीचों बीच। और बीचों बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? तो एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि ग्लोब पे सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा कहलाता है? भूमध्य रेखा। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देगा? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बांध का नाम भी दे दिया। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, इसकी लंबाई है 4801 मीटर। 4801 मीटर इसकी लंबाई है, और ये पड़ता है उड़ीसा में। कहां पड़ता है? और कई बार प्रश्न आता है किस नदी के ऊपर बना हुआ है? अब दो बातें सुनना, एक प्रश्न मिलेगा देश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो बड़े का मतलब समझ रहे दोस्त? तो सबसे बड़ा मैं क्या पढ़ा रहा हूं? बांध। तो सबसे बड़ा बांध पूछे तो आपको बताना है भाखड़ा, खाली भाखड़ा बोलना बस, बता दूं। आपसे प्रश्न आएगा देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। अब तेरी बात सही है, देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, उद्देश्य परियोजना, यानी कि इसके माध्यम से हम कई चीजों का लाभ उठाते, जैसे सिंचाई का, पेयजल का, विद्युत का। तो ये आएगा आपका राइट उत्तर भाखड़ा। और प्लस में न्यांगल बांध। ये दो बांध है, लेकिन इन दोनों के पानी को एक साथ में काम लेते हैं, उसको बहुउद्देशीय परियोजना बोला है। ये आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इन 5 राज्य क्षेत्रों को पानी पूर्ति कराती है। देश का सबसे बड़ा बांध बोले तो क्या बताओगे? कई बार क्या होता है, देश का सबसे ऊंचा बांध पूछता है, ऊंचा बांध, तो याद रखना टिहरी बांध। कौन सा भैया? और टिहरी बांध पड़ता है आपके उत्तराखंड में। कहां पड़ता है? और कई बार यही प्रश्न आता है कि सर इसकी ऊंचाई बता दो समुद्र तल से कितनी है, तो याद रखना 260.5 मीटर बताओगे। अगर मीटर ऑप्शन में ना हो तो बताओगे 261 मीटर। और ये नदी बोलता है तो कौन सी नदी? एक ये नदी है और एक ये नदी है। इस नदी का नाम है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। और ऊपर से एक नदी आती है, इसका नाम है बिलांगना। इन दोनों के संगम पे बना हुआ ये बांध। अगर एक नदी पूछे तो आपको ये बोलना है, अगर जोड़े में पूछे तो दोनों बताने, और अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो मुख्य नदी जो अलकनंदा के बाद मिलने के बाद कहलाती है
मेन नदी तो बताना है भागीरथी, दो जोड़े में पूछे तो आपको बताना है भागीरथी और बिलांगना, इन दोनों के पानी को रोक के बनाया गया उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम। टिहरी डैम देश का सबसे ऊंचा बांध है, देश का सबसे बड़ा बोले तो भाखड़ा बताना है, देश का सबसे लंबा बांध बोले तो हीराकुंड बताना है। भाखड़ा बांध पड़ता है आपके सतलुज नदी पर, किस पे? सतलुज। और प्रश्न आएगा आपके भाखड़ा बांध किस राज्य के अंदर है, तब आप क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश। और हीराकुंड बांध किस राज्य के अंदर पड़ता है, तब आप क्या बोलोगे? उड़ीसा में। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है? अब एक छोटा सा प्रश्न मुझे शिवनाथ बताएगा भाई साहब, और कोई नहीं बोलेगा। महानदी के किनारे कोई शहर बता दे। ना ना कोई दिक्कत को नहीं, मैं तो भगवान दुआ करूं लाख लोग के थे खड़े, बॉर्डर पे सीमा दे दियो, यानी कि बस सुरक्षा कर लियो देश की। ऑप्शन दे दो क्या? ऑप्शन कटक, नासिक और कोलकाता और कर्नाटका। कटक है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में? भिलाई इस्पात कारखाना, ये भिलाई इस्पात कारखाना क्या है दोस्तों? तो याद रखना, लो धातु से यहां पर आपके क्या बनाया जाता है? लो इस्पात कारखाना बना हुआ है, तो लोहे का और इस्पात यानी कि स्टील बनाया जाता है इस भिलाई। और देखो भिलाई नामक जो संयंत्र, इसकी स्थापना की गई थी 1959 के अंदर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस कारखाने की मदद की थी आपके रूस ने। किस देश ने मदद की थी? रूस ने। और ये पड़ता है आज वर्तमान में तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ता है ये? लेकिन जब स्थापना की थी ये तब किस राज्य में था? मध्य प्रदेश। एक भिलाई इस्पात कारखाना आता है, एक नाम आएगा आपके सामने राउरकेला। राउरकेला। तो राउरकेला जो इस्पात कारखाना, ये जगह पूछेगा कहां है। एक आएगा आपके सामने दुर्गापुर। दुर्गापुर। तो दुर्गापुर लो इस्पात कारखाना कहां पड़ता है, एक तो ये बताना आपको। और एक मिलेगा बोकारो। बोकारो। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है ये कहां पड़ता है? तो ये तीनों याद रखने आपको। देखो बोकारो की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है झारखंड में। कहां पड़ता है? झारखंड के अंदर। और इसकी मदद की थी आपके रूस ने। और ये हमारे देश में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय लगा था 1964। और बाकी ये तीनों की अगर बात करें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? दूसरी। राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में। कहां पड़ता है? और इसको जो पैसा देके गया था, इसका सहयोग किया था जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी देश। तो प्रश्न ऐसे आता है, राउरकेला लो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? ऐसे दुर्गापुर की अगर बात करें तो ये आपके पड़ता है कोलकाता में। कहां पड़ता है? कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल में। और इसका राइट उत्तर जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा भैया? अगर ब्रिटेन ऑप्शन में ना मिले तो क्या मिलेगा? तो दुर्गापुर की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? इंग्लैंड से। और राउरकेला की सहयोग यानी कि किस देश से हुई है? जर्मनी। बोकारो इस्पात की पूछे तो, और भिलाई की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पड़ता है, लेकिन स्थापना किस देश के सहयोग से? एक छोटा सा प्रश्न बताइए, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं भारत का? नहीं, धान का। धान का कटोरा। तो हमारे देश में धान का जो कटोरा है वो किसको बोला गया है? अगर एक बात बताइए मुझे, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। क्या नाम है इसका? नया नाम याद रखना, अटल। अटल नगर। क्या बताओगे भैया? अटल नगर। प्रश्न आता है किस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये राज्य की स्थापना यानी कि राज्य कब बना था, ये किस राज्य से अलग हुआ है? एमपीसी से अलग निकाला गया 1 नवंबर 2000 को। कब निकाला गया इसको? और ये जब 2000 को निकाला गया, देश का ये 26वां राज्य कहलाया था। कौन सा? लेकिन आज 28 राज्यों के अकॉर्डिंग देश का कौन सा राज्य कहलाता है? 25वां। कौन सा कहलाता है? 25वां। अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे इसमें से, कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, इनमें से कौन सा राज्य दक्षिणी राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य दक्षिणी राज्य है? तो याद रखना ये दक्षिणी राज्य में गिना जाता है। कौन सा? आपके कर्नाटक। उड़ीसा की अगर बात करें तो ये आपके पूर्वी राज्यों में आता है। किस में आता है? और ये आपके मध्यवर्ती राज्यों में आते हैं। कौन से भैया? मध्यवर्ती। इन दोनों, इन चारों ऑप्शन में सर्वाधिक भारत में सोयाबीन कहां होता है? सोयाबीन। सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश। और इन्हीं सभी राज्यों में सर्वाधिक दालें कहां होती है? दालें। दालें बोले तो भी कहां होती है? एक बात बताइए, दाल उत्पादन के लिए कैसी मिट्टी चाहिए दाल होने के लिए?
हाँ वेरी गुड। दालों के लिए कैसी मिट्टी मानी जाती है? और कपास के लिए आपसे पूछो तो काली। विश्व में सबसे ज्यादा दाल उत्पादन कौन करता है? एक बात बताए, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी फसल को खाया जाता है? गेहूं को। और विश्व में सबसे ज्यादा पैदा भी कौन सी फसल होती है? और गेहूं करता है चीन। कौन करता है? लेकिन भारत में सर्वाधिक जो खाई जाती है उस फसल का नाम चावल। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन भी कौन सा होता है? लेकिन विश्व में चावल का उत्पादन करता है पहले नंबर पे चीन, और दूसरे पे, और गेहूं का उत्पादन में पहला चीन और दूसरे पे। ऐसे ही प्रश्न मिलेगा कि भारत यानी कि विश्व में सबसे दलहन फसल यानी कि दाल उत्पादन कौन करता है? पहले नंबर पे कौन है? विश्व में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन। और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। और तीसरा, अब भारत में कपास का उत्पादन कहां होता है? गुजरात या महाराष्ट्र? दो ऑप्शन है। काली मिट्टी ज्यादा महाराष्ट्र में, लेकिन गुजरात में कपास का उत्पादन क्या होता है? क्योंकि क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र बड़ा है, लेकिन वहां पे बलुई मिट्टी पानी के संसाधन से ज्यादा देखा है। कृषि प्रधान देश आपके चीन गिना जाता है आपके। बहुत बड़ा देश है कृषि प्रधान देश तो चीन। अगला देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। एक बात बताइए, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है ये लिखी गई आपके चाणक्य ने। किसने लिखी? हाँ वेरी गुड। इसको बोलते हैं विष्णुगुप्त। क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त। और एक इसी को बुलाता है कौटिल्य। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, चाणक्य किसके गुरु थे? गुरु पूछ लेगा ये। चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे भैया? गुरु थे, ये ध्यान देना। एक प्रश्न और बता दो मुझे आप, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी इसका भाषा पूछेगा आपसे। भाषा क्या थी? भाषा संस्कृत। अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है चाणक्य के बारे में लिखी है, किस विषय के ऊपर लिखी है? विषय पूछता है। चाणक्य की जीवन की क्या बताई गई इसमें? राजनीतिक। क्या लिखी गई भाई इसमें? राजनीतिक के बारे में बताया गया। एक और बताइए मुझे आप, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज की द्वारा वो जो पुस्तक लिखी है वो क्या है? इंडिका। और एक बताइए मुझे आप, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र लिखी आपके विष्णु शर्मा। और एक आएगा रघुवंश। तो रघुवंश कालिदास। ठीक है ना। और मेघदूत, तो मेघदूत भी एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक भी किसने लिखी है? भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं? और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीन। उसके अंदर बताते हैं कि चाणक्य ने यानी कि एक प्रिंसिपल के रूप में कार्य की थी, तक्षशिला। और ये कहां पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम? वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? प्रश्न क्या बनेगा आपके? विश्व की सबसे लंबी नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर आपसे पूछ लेगा बस। और एक प्रश्न आएगा, विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना। वेरी गुड, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना बोले तो बताना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लेकिन प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सवेज नहर है। और ये कौन से दो महासागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल सागर और भूमध्य सागर यूरोप और अफ्रीका को दोनों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा सागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर, सबसे बड़ा सागर, सागर पूछ रहा हूं दोस्त, सागर पूछ रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा सागर, तो याद रखना दक्षिणी चीन सागर। क्यों? तेरी ट्रेनिंग बढ़ा गई तो तेरे उत्तर भी सही हो जाओगे। दक्षिणी चीन सागर। अगर यहां प्रश्न आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछूं तो बताओगे आप? प्रशांत महासागर। और अगर प्रश्न पूछ लो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप,
प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा मिट्टी का भूभाग जिसकी 3 दिशा से पानी लगे। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपके पड़ता है अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। और एक बात बताए, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? खाड़ी सबसे ज्यादा वहां पे चांदी का उत्पादन होता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ती है। एमी विर्क की एक मूवी है पंजाबी, कई बार पर्सन क्लास में डिस्कस कर लिया, कई बार। ऑप्शन दे दो, बता दोगे? मेडागास्कर और मॉरिशस और मैक्सिको की खाड़ी और आपके मालदीव। मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? खाड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अब एक बात बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप, द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। तब आप बताओगे ग्रीनलैंड, जो वर्तमान में यूरोप के पास है, ये यूरोप के पास। और एक पर्सन मिलेगा आपके सामने, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, राजवीर बताएगा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ऑप्शन ये भारत के अंदर ही है, ब्रह्मपुत्र, हाँ मांजुली, मांजुली। कौन सा नदी पुल? भूपेन हजारिका। लीवर कौन सा? हावड़ा ब्रिज है क्या? एक पर्सन और सुनिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीप पूछे तो आपसे, एशिया। कौन सा भैया? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, एशिया महाद्वीप का बड़ा शहर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का बड़ा शहर है, और एशिया महाद्वीप का बड़ा शहर जनसंख्या में, जनसंख्या का तो याद रखना टोक्यो शहर। कौन सा? लेकिन चीन का एक संघाई शहर है, कौन सा है? वो क्षेत्रफल में बड़ा है। लेकिन कभी प्रश्न आ जाए एशिया का बड़ा शहर बोलना, तो आपको सीधा उत्तर किस पे देना पड़ेगा? क्योंकि इसमें जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है। जापान का टोक्यो शहर है, कौन सा है? टोक्यो शहर। जयपुर, जयपुर महानगर में आपके मिल सकता है 10वें नंबर पे है शायद, देखना पड़ेगा उसको एक बार और। तो अगले प्रश्न पर देखिए, पनामा नहर के बारे में सुन लो। पनामा नहर आपके एक महासागर का नाम है प्रशांत, और दूसरे साइड है अटलांटिक। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सवेज नहर है। अगले प्रश्न को देखिए, यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखने का कार्य करोगे। तो आज की क्लास के ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक छोटा सा रिवीजन पूछता हूं, जो पीछे करवा रखे हैं, तो कोई गलत नहीं बोलेगा। ये बाद में दिया आपको घर पे करने के लिए, देख लेना कौन सा है। अरे तो दे दिया, घर के लिए दिया है करने के लिए, ये सारे फिर बताऊंगा तो आपको। आड़े कौन टू एक आधो प्रश्न पूछता हूं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का नाम बताना है, शिवनाथ बताएगा। और कोई नहीं बोलेगा। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला का नाम बताइए। आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को पार करने के कारण भारत की पहली महिला। हाँ, ओलंपिक के अंदर किसी महिला ने अभी तक गोल्ड नहीं लिया, महिला ने रजत पदक लिया। और क्या लिया? आपके कांस्य। रजत पदक की बात करें तो पीवी सिंधु ने लिया था 2016 में। और आपके भारोत्तोलन के अंदर 2000 के अंदर हमकी कर्णव मलेश्वरी के द्वारा कांस्य पुरस्कार और आपके रजत, गोल्ड मेडल नहीं। लेकिन यहां पे महिला का नाम ना के पुरुष का नाम आ जाए तो दो व्यक्ति बताने। सबसे पहले लिया था अभिनव बिंद्रा ने 2000 के अंदर, सॉरी 2008 के अंदर, और 2020 के अंदर लिया था नीरज चोपड़ा ने। किसने? कर्णव मलेश्वरी ने कांस्य पदक लिया था सन 2000 के अंदर पूरा। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? ये और बताइए, भारत के कुल राज्य संख्या 28 या 29? ये प्रश्न बताइए। दिलवाड़ा का मंदिर या दिलवाड़ा के किस धर्म के लिए? ये जयपुर में थोड़ी है, उदयपुर में भी नहीं है,
ये माउंट आबू सिरोही के अंदर जैन मंदिर है। ये दिलवाड़ा का मंदिर कहां पड़ता है? आपके राजस्थान में। कहां पड़ता है? तो नीचे ऑप्शन भी तो देख लो, तो ऑप्शन ही नहीं देखे तूने। तो राजस्थान के सिरोही और पहाड़ी इलाका पूछे तो माउंट आबू। अगला प्रश्न बताइए, महाराष्ट्र के किस जगह पे परमाणु केंद्र लगा हुआ है? तारापुर। और देश का पहला परमाणु केंद्र भी कौन सा है? जैन धर्म के संस्थापक का नाम बताना है। देखो, जैन धर्म के वास्तविक बोलेगा तो महावीर। सीधा प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक बोलोगे नन, यानी कि इनमें से, और इसका उत्तर आएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न देखिए, ये बताइए, लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि से भी पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति करेगा, किसके कहने पर है? और ऐसा कितनी बार हो चुका है? ओडी मैं के पढ़ाने लाग रही हूं मैं। लोकसभा 16 बार हो चुकी है। और अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? तो ये भी भंग होगी जब इसका चुनाव हो लेगा, या समय से पहले भी हो सकती। हाँ, समय से पूर्व ये कितनी बार हो चुकी है टोटल बोले तो? एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, ये नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा, ये भी नहीं पूछूंगा। हाँ, ये सही है। कर दी ने गलती, जल तूने यहां गलती करी ना। पहले चौड़ाई फिर आपके लंबाई, तो 2:3। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब आपकी मैथ की क्लास होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।